नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव की रणभेरी के साथ ही सियासी दलों की जोर आजमाइश भी शुरू हो गई है। बीजेपी की तैयारियां जहां काफी आगे हैं, तो वहीं कांग्रेस तैयारियों के लिहाज से काफी पीछे चल रही है। निकाय चुनाव की तैयारियों और उम्मीदवार फाइनल करने के काम में पार्टियां और तेजी दिखा रही हैं। हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी के लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली में बैठक हुई, तो कांग्रेस नामांकन लेने के साथ साथ 17 फरवरी को अपना मैनिफेस्टो भी लाने की तैयारी में है। उधर इनेलो की बात की जाए तो इनेलो भी मैदान में कूद रही है, लेकिन जेजेपी पूरी तरह से अभी खामोश है। दिल्ली में चुनाव हारी आम आदमी पार्टी भी जोर से दहाड़ रही है कि हम हरियाणा में हर तरह से पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और हर शहर में पहुंचेंगे, और सरकार बनाने का भी दावा आम आदमी पार्टी पेश कर रही है। ऐसे में किसकी क्या तैयारी, कौन किस पर भारी, यह सवाल है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से देवेंद्र कथूरी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप दोनों के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां और जोर पकड़ गई हैं। प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी लगातार बैठकें कर रही है। तीसरे दिन भी बीजेपी की कोर कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई। हालांकि उम्मीदवारों के फाइनल पैनल स्टेट चुनाव कमेटी पहले ही हाईकमान को भेज चुकी है। हाईकमान बीजेपी के निकाय उम्मीदवारों का ऐलान आज या किसी भी समय कर सकती है। उधर कांग्रेस अभी बायोडाटा और आवेदन ले रही है। पानीपत को छोड़कर बाकी जगह कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान नामांकन की आखिरी तारीख से 1-2 दिन पहले कर सकती है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस से तैयारियों, रणनीति बनाने और उम्मीदवारों का ऐलान करने में फिर लीड लेने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा और सब जगह हमारे मेयर और चेयरमैन बनेंगे। एक हरियाणा का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करता है, नायब सिंह सैनी जी पर भरोसा करता है, इसलिए भाजपा पूर्ण तरीके से चुनाव जीतेगी। बहुत विस्तार से चर्चा हुई और एक एक जिले की जो है वो सिलसिलेवार जो है चर्चा हुई है, और पूरा विस्तार से सब पे चर्चा होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। उधर इनेलो में अब थोड़ा जोश दिख रहा है। अभय चौटाला की अध्यक्षता में सिरसा में हुई पार्टी की मीटिंग के बाद अभय चौटाला ने कहा कि 2 दिन में हम भी मैदान में होंगे। पार्टी की स्थिति जहां ठीक है वहां खुद सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी जगह इनेलो की विचारधारा रखने वाले उम्मीदवारों को समर्थन देंगे। जेजेपी अभी पूरी तरह खामोश है। पानीपत को छोड़कर बाकी जगह 17 फरवरी को नामांकन खत्म हो जाएंगे। 1-2 दिन बाद फील्ड में प्रचार और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगते आप सुनेंगे। पानीपत नगर निगम के लिए नामांकन 21 से 27 फरवरी, यहां वोटिंग 9 मार्च को और रिजल्ट सभी जगह 12 मार्च को आएंगे, यानी होली से पहले। देखिए, हमारे पास एमसी के नामांकन आए हैं, अभी 7 कंप्लीट हो चुके हैं, 4 वो अभी भरने लग रहे हैं और 10-12 लोग पूछने आए थे। प्रोफार्मा दिया हमने, एप्लीकेशन नंबर है जो हमारा। बल्कि मुझे लगता है कि महिलाएं ज़्यादा अच्छे से मुद्दों को समझ सकती हैं, आवाज़ उठा सकती हैं, क्योंकि समाज का निर्माण तो एक महिला ही करती है। महंगाई को फेस ज़्यादा महिला ही करती है, तो मेरे को लगता है महिलाओं को ज़्यादा आगे आना चाहिए। मर्दों से ज़्यादा महिलाएं समझती हैं इन चीज़ों को। अभी तो लगता यही है कि बीजेपी की धमक कांग्रेस की लड़ना तो है ही। इनेलो को पार्टी को बचाने, आपको तुरुप के पत्ते तलाशने और जेजेपी के लिए आत्म विश्लेषण वाले ये छोटे चुनाव होंगे। जीतेगा या बच्चा वही रहेगा जो ये सोचेगा करना है तो करना है, लड़ना है तो लड़ना है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो शहर की सरकार बनाने को लेकर तमाम सियासी दल अपना पुरजोर ताकत तो लगा रहे हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन अब किसकी तैयारी कितने सिरे चढ़ती नजर आ रही है, सवाल है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, माहौल क्या नजर आ रहा है? पानीपत की बात करें, हालांकि नामांकन पानीपत में तारीखों का कुछ आगे पीछे है, बाद में शुरू होंगे, लेकिन किस तरह की स्थिति पानीपत में देख पा रहे हैं? और ओवरऑल बात करें तो देखिए सौरभ, पानीपत में भी तैयारियां चल रही है। हालांकि 1 हफ्ते का
देरी से चुनाव प्रक्रिया है, क्योंकि ये 17 को खत्म हो जाएगी, पानीपत को छोड़ के पानीपत में 21 से 27 है, वो 8-10 दिन का है। उसकी वजह ये रही कि पानीपत में वार्ड बंदी का काम देरी से हुआ है, और दूसरा वोटर लिस्ट का जो फाइनल पब्लिकेशन अंतिम प्रकाशन होता है उसमें भी देरी हुई। इसी वजह से पानीपत को एक्स्ट्रा टाइम दिए गए। लेकिन अगर बाकी जगह 2 तारीख को वोटिंग है, 2 मार्च को, लेकिन पानीपत में 9 मार्च को, एक हफ्ते बाद रिजल्ट सभी जगह 12 मार्च को आएगा। 14 मार्च की होली है, 14 मार्च की होली, मतलब सरकारें बनेगी छोटे शहरों में, इनके चुनावी रंग होली से पहले नजर आएंगे। होली 14 मार्च की है, रिजल्ट 12 मार्च को आएगा। लिहाजा तैयारियां हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ना है, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वो अंदर खाते। मैं आपको बताऊं, बीजेपी के जो लोग हैं ज्यादातर, जो वार्ड की टिकट चाहते हैं, या मेयर की या चेयरमैन की, नगर परिषद नगर पालिका में चेयरमैन कहा जाता है, नगर निगमों में मेयर कहा जाता है, बाकी जगह पार्षद ही होते हैं। तो बीजेपी के जो टिकटार्थी हैं, उन्होंने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है, लगातार 3-4 दिन हो गए हैं। तो बड़े नेता उनसे मिलने से बच रहे हैं। उनको ये लगता है कि हर आदमी अपनी पैरवी करवाना चाह रहा है, झूठे आश्वासन चाहते हैं। तो दिल्ली में बहुत सारे नेता हैं बीजेपी के, 34 जगह निकाय चुनाव है, तो हर शहर से, छोटे बड़े शहर से अपने बड़े नेताओं की हाजिरी लगाने दिल्ली पहुंच रहे हैं, और वहां का हालात जानने, किसका नाम है, खुफिया जानकारी भी एकत्र कर रहे हैं। तो बड़े नेता जो है, जैसे मनोहर लाल हो गए, नायब सिंह सैनी हो गए, उनके नीचे जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो जिलों से आने वाले नेताओं से बच रहे हैं कि झूठे आश्वासन क्यों दे। अगर किसी को आश्वासन देते हैं टिकट और किसी को मिले, तो उनको बुरा समझा जाएगा कि मेरे को कोरा ऐसा आश्वासन मिला है। तो बचने से बड़े नेता जो है, कार्यकर्ताओं, नेताओं से जो टिकट की तलाश में दिल्ली जा रहे हैं, गुजारिश करने जा रहे हैं, उनसे बच रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी तैयारियों में बहुत आगे है, रणनीति बनाने में, और किसी भी टाइम बीजेपी के टिकटों का ऐलान हो सकता है। आज भी हो सकता है या कल हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का चूंकि 17 तारीख लास्ट डेट है पानीपत को छोड़कर, तो मेरे को लगता है 2 या 1 या 2 दिन 3 दिन पहले कांग्रेस बाद में जारी करिए। आज नई बात यह कि इनेलो ने भी कह दिया है, कल इनेलो की सिलसिला में मीटिंग थी, अभय चौटाला ने मीडिया से कहा है कि 2 दिन में हम भी मैदान में आपको नजर आएंगे, लेकिन सभी जगह नहीं। जहां इनेलो की संभावनाएं हैं, वहां सिंबल पर पार्टी लड़ेगी चुनाव, क्योंकि पार्टी को एक्टिवेट रखना है, कार्यकर्ताओं का जोश बना के, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है इनेलो के लिए। और जेजेपी पूरी तरह खामोश है। नई बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी, आज पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चाहे पानीपत की बात है, चाहे बाकी नगर परिषद, नगर पालिका, आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे कि हम दिल्ली के चुनावी परिणामों को भूलकर पूरी ताकत से लड़ेंगे और हर जगह अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। लिहाजा और तैयारियां तेज हो गई है। अब महेश, क्या लग रहा है शहर की सरकार में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही? क्या कुछ सियासी रद्दोबदल होगा? क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा सियासत के लिहाज से? किस तरह का माहौल? देखिए, शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस मोड में पहुंच चुकी है जहां ऐलान किया जाना है, यानी आज के दिन भी इंतजार किया जा रहा था, और हो सकता है कि कल के दिन इसका जो फेरिस्त है वो जारी कर दी जाए। भारतीय जनता पार्टी अपने विचार मंथन के दौर को पूरा कर चुकी है, और कहा जा सकता है कि फैसला भारतीय जनता पार्टी में किया जा चुका है कि किन्हें चुनावी मैदान में उतारना है, चाहे वो मेयर पद को लेकर, पार्षदों को लेकर, या फिर नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में जिस तरीके से चेयरमैन का जिक्र हो रहा था, तो चेयरमैनों को लेकर क्या कुछ किया जाना है भारतीय जनता पार्टी में तो लगभग तय हो चुका है, सिर्फ उसका ऐलान बाकी है। जिक्र कांग्रेस पार्टी का कर लेते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में यहाँ पर कुछ प्रभारी लगाए गए थे जो तमाम लोगों से राय मशवरा वो कर रहे हैं। सबसे पहले आवेदन मांगे गए थे, 2 दिनों के लिए कांग्रेस पार्टी ने आवेदन खोले थे। जिन लोगों ने आवेदन किया उनके आज इंटरव्यू लिए जा रहे थे। तमाम लोगों से उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश की गई है, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश की गई है, और कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ उनकी तरफ से योगदान दिया गया है, कौन कौन से चुनाव में उनकी तरफ से भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, चुनाव में उनकी भूमिका क्या थी, ये तमाम सवाल जो है उन लोगों के सामने रखे गए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के आवेदनकर्ता थे, जिन लोगों ने अलग अलग पदों के लिए आवेदन किया था, चाहे मेयर पद को लेकर और चाहे पार्षदों के पदों का जिक्र किया जाए। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी आवेदन किया उनके इंटरव्यू आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिए गए थे। ये समझने की कोशिश की गई थी कि वो कितने सक्षम चुनाव लड़ने में है, कितने मैदान में प्रभावी वो साबित हो सकते हैं। ये कुछ आंकड़े जो है जुटाने की कोशिश की गई थी, एक पूरी फाइल तैयार की गई है, कितने लोगों ने आवेदन किया, उनके इंटरव्यू में रिमार्क्स क्या थे। ये प्रभारी जो है इंटरव्यू के जरिए ये सब कुछ जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी आला कमान के सामने ये पूरा डाटा रखा जाएगा। उसके बाद ये सोचने समझने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी
रहेगी कि जो उम्मीदवार जिन लोगों ने आवेदन किया है क्या वही चुनाव मैदान में उन्हीं में से किसी को उतार दिया जाए, या फिर ये भी एक संभावना बन सकती है कि किसी नए चेहरे को जो कि सबसे मजबूत पार्टी के लोग मान रहे हो उससे ये आदेश किए जाए या उससे ये गुजारिश की जाए कि मेयर का चुनाव आपको लड़ना है। इसकी संभावनाएं थोड़ी कम नजर आ रही है क्योंकि बहुत कम दिलचस्पी यहां पर कांग्रेस पार्टी के चुनाव में लोग ले रहे हैं। जो लोग कांग्रेस पार्टी के लिए आवेदन भी कर रहे हैं वो लोग अपनी कैटेगरी को दरअसल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कैटेगरी से मेरा अभिप्राय है कि जो लोग वर्कर हैं, दशकों से कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं, एक वर्कर की हैसियत उनकी है और एक छोटे नेता की हैसियत उनकी है, तो अपनी हैसियत को बदलना चाहते हैं, उम्मीदवार में तब्दील होकर अपने कैटेगरी को वर्कर से लीडर की कैटेगरी में वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। मूल रूप से ये बात कही जा सकती है कि ऐसे लोगों के आवेदन ज्यादा आए हैं जो कि अपनी कैटेगरी में चेंज चाहते हैं। चुनाव परिणाम को लेकर बहुत ज्यादा ना तो वो चिंता कर रहे हैं और ना ही इस तरह की कोई संभावनाएं उनके पास नजर आ रही है। बाकी किसी राजनीतिक दल का जिक्र किया जाए तो आईएनएलडी भले ही यहां पर हुंकार भरती हुई नजर आ रही हो, लेकिन बहुत कम संभावनाएं इंडियन नेशनल लोक दल के पास हैं। हो सकता है कि एक या दो जगहों पर ही जो चुनाव मैदान में इंडियन नेशनल लोक दल के लोग आए। सिरसा जिला हो सकता है, कुरुक्षेत्र जिला हो सकता है, जहां से लोकसभा का चुनाव लड़ने की कोशिश जो है खुद कर रहे थे अभय सिंह चौटाला, उनके परिवार के लोगों को भी उतारने की बात चल रही थी। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि दो जिले ऐसे हैं जहां पर इंडियन नेशनल लोक दल को अपने लिए थोड़ी संभावनाएं देख सकती हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा भागीदारी इंडियन नेशनल लोक दल की नहीं होगी। कहा जा सकता है कि जननायक जनता पार्टी इन चुनावों से दूर रहेगी। आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर जीरो से शुरुआत आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए दावे कुछ भी हो, लेकिन जीरो से ही मैं मानूंगा। बहुत ज्यादा ना तो कार्यकर्ताओं का बेस है, ना ही संगठन का बहुत ज्यादा जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी में। तो कहा जा सकता है कि एक नई शुरुआत जो है आम आदमी पार्टी इन चुनावों के जरिए करेगी। जो कुछ सेटबैक झेलना पड़ा है दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका रही, उसके बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से तो मुकाबला आम आदमी पार्टी करे ना करे, लेकिन कांग्रेस को निपटाने की कोशिश भविष्य के लिए जरूर करेगी। देवेंद्र, अब निकायवार अगर बात की जाए तो प्रबल मुद्दों की बात की जाए तो वो कौन कौन से हैं जो सबसे ज्यादा फोकस में रहने वाले हैं इस निकाय चुनाव में और जिन पर जनता का सबसे ज्यादा फोकस रहेगा? हालांकि तमाम मुद्दे हैं जो स्थानीय रहते हैं, लेकिन अगर प्रबल मुद्दों की बात की जाए तो वो क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए सौरभ, शहरी निकायों के चुनाव में लोग क्या चाहते हैं? अच्छी सुविधाएं हो। शहरों में जहां जहां नगर निगम क्योंकि बड़ी इकाई है, सबसे नीचे इकाई नगर पालिका है जहां 25,000 या 30,000 की आबादी है। नगर परिषद जहां 1-1.5 लाख तक की आबादी है। 5 लाख या जो 2.5-3 लाख से बड़े शहर है जैसे अंबाला है, यमुनानगर है, जो बड़े शहर है थोड़ा सा 3 लाख 5 लाख 4 लाख की आबादी है, वहां नगर निगम है। देखिए सफाई की बहुत बुरी दशा रही है सभी जगह, पानीपत तो खास तौर पे सफाई पे जितना पैसा खर्च होता है लोगों की उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं। पानीपत तो शुरू से कि 3.5 करोड़ पे हर महीने खर्च होता है, लेकिन गंदगी के ढेर नजर आते हैं, पूरी सफाई नजर नहीं आती। पानी की निकासी की भी दिक्कत है, गांव में भी है, शहरों में भी है। दूसरा तीसरा स्ट्रीट लाइट। देखिए स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से चोरी की वारदात होती है जी। स्ट्रीट लाइट अगर हो तो आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उसके अलावा पीने का साफ पानी मिले शहरों या गांवों, तो चूंकि नगर पालिकाएं जहां वो कस्बे नुमा शहर है जैसे समालखा हो गया, घरौंडा हो गया, नीलोखेड़ी हो गया, तरावड़ी हो गया, जुलाना हो गया, जो छोटे शहर हैं वहां पीने के पानी की भी समस्या है। पानी की निकासी हो, पीने के पानी की बात हो, साफ सफाई हो, और उसके अलावा जैसे स्थानीय निकायों में ये होता है, शहरों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, कि आदमी को मकान बनाना है, मकान को एक्सपेंड करना है, बच्चे की शादी हुई है, 2 कमरा 1 कमरा और बनाना है, उसका नक्शा पास करवाना पड़ता है। नक्शा टाइम से पास हो, मतलब उसमें घूसखोरी ना हो, चक्कर बिना मतलब ना लगाने पड़े, तो नक्शा पास है। प्रॉपर्टी आईडी बनती है, हाउस टैक्स है जो जमा होता है, पानी का बिल जमा होता है, छोटी छोटी जो बुनियादी सुविधाएं और जो बुनियादी शिकायतें रहती हैं उस पर फौरी तरह से गौर किया जाए। यही होता है, लोगों को यही चाहिए जो अभी तक कम देखा जा रहा है, जिस पर भ्रष्टाचार का शोर जितने नगर निगम है, 11वां नगर निगम मानेसर बना है, नगर निगम जितने भी है कुछ में कम कुछ में ज्यादा भ्रष्टाचार हावी रहा है। टेंडर के काम होते हैं वो पैरामीटर्स पर नहीं होते, ठेकेदार अनक्वालिफाइड है, उनके जो पैरामीटर्स है कि ठेकेदार क्वालिफाइड है, उसको पता हो सड़क कैसे बनानी है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है कि कितना रेत कितनी बजरी होनी चाहिए, उसका
पानी की निकासी का लेवल क्या हो, सड़क का लेवल क्या हो, मटेरियल पूरा लगे, मिट्टी। आपको एक सौरभ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो हरियाणा के लोगों को महसूस करनी चाहिए। हरियाणा के लोग या बाकी जगह के यूपी के बारे में अक्सर यूपी का मजाक उड़ाते हैं। मैं कहता हूं यूपी वालों से सीखने की जरूरत है। हमारे को यहाँ के नेता बताते हैं कि यूपी में जब कोई गली पुलिया सड़क या कोई भी निर्माण कार्य होता है, यूपी के लोग वहां अपने खड़े होकर अपने सामने बनवाते हैं कि ठेकेदार मटेरियल पूरा लगाए, सीमेंट पूरी लगाए, बजरी पूरी लगाए, लेवल ठीक हो, मटेरियल में कमी ना हो। हरियाणा में इसके उल्टा हम देखते हैं। पहले लोग परवाह नहीं करते, कोई निर्माण कार्य चाहे पुलिया बने, नाली बने, सड़क बने, पहले परवाह नहीं करते। बनने के बाद फिर शिकायतें करती है सेम विंडो पे, ट्रॉली भर के डीसी के ऑफिस जाते हैं कि गड़बड़ी हुई है जी, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो। ये बहुत बड़ी वजह मैं बता रहा हूं। हरियाणा के लोग निर्माण कार्य के दौरान पेन नहीं लेते, परवाह नहीं करते, लेकिन यूपी में ये सिस्टम है कि वहां ठेकेदार के सामने खड़े होकर वहां के स्थानीय लोग अपने सामने काम करवाते हैं कि हाँ मटेरियल घटिया तो काम रुकवाते हैं। यहां घटिया मटेरियल लगने के बाद फिर सीएम विंडो पे और डीसी दफ्तर देखते हैं, फिर डेलीगेशन जाते हैं। ये बहुत बुनियादी फर्क है जो मेरे को लगता है हरियाणा के स्थानीय निकायों में, शहरी निकाय के लोगों को, वोटर्स को भी समझ जाती है और जनप्रतिनिधियों को भी। महेश, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो देवेंद्र ने जिक्र किया और जिसकी चर्चा हम अक्सर करते भी रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र। कांग्रेस मैनिफेस्टो तैयार कर रही है, क्या उन मैनिफेस्टो में उन तमाम चीजों का जिक्र होगा? क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार का हमने जिक्र किया कि पहले भी देखने को मिली प्रदेश में, लेकिन वो असर, वो काम देखने को नहीं मिले। क्या बीजेपी इस बार, सीएम फेस भी बदला, प्रदेश में हमने देखा बड़ा परिवर्तन हुआ, बड़ा मैंडेट दिया जनता ने, इस बार क्या जो दावे और जो वादे थे जो मनोहर सरकार में पूरे नहीं हो पाए, हमने देखा तत्कालीन, क्या अब नायब सैनी सरकार के रूप में पूरे हो पाएंगे? क्योंकि तमाम शिकायतें हम देखते हैं कि निकायों में देखने को मिलती रहती हैं। पार्टी से जो नाराजगी हुई, सबसे बड़ी एंटी इनकमेंसी जो शबाब पर नजर आ रही थी, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हुए क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी सबसे बड़ी परेशानी बन रही थी। भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हुए क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स सबसे बड़ी चिंता का सबब जो है लोगों के लिए बना हुआ था। शहरी क्षेत्र के लोग खासकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो नजर आ रहे थे वो इन्हीं सबसे बड़ी वजहों की वजह से देखने को मिल रहे थे। दरअसल नगर निगमों ने इतना ज्यादा परेशान लोगों को किया कि उसके बाद लोगों को लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, और यही एंटी इनकमेंसी की सबसे बड़ी वजह थी। मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी सरकार इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि सबसे बड़ी परेशानी अगर कहीं से पैदा हुई है तो नगर निगमों से हुई है, और इन निगमों में भ्रष्टाचार घटाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार, जो जिला सरकार अलग अलग बन रही है, शहर की सरकार बन रही है, इसमें सही लोगों को यहां तक पहुंचाना जरूरी है। मुझे लगता है कि प्रतिबिंब उसका नजर आएगा जो उम्मीदवार चयन किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ना सिर्फ उम्मीदवारों की बात है, किसी को भी जीत के आने के बाद उसकी नीयत अगर बदलती है, उसमें कमीशन खोरी में अगर वो शामिल हो जाता है, इसके बाद प्रॉपर्टी आईडी को लेकर अगर बड़ा भ्रष्टाचार नगर निगमों में देखने को मिलता है, तो फिर ये सरकार के लिए जरूरी है कि वो सुनिश्चित करे कि भ्रष्टाचार नहीं होने पाए, काम की गुणवत्ता सही हो। हमने देखा है कि काफी सारा खर्च किया गया था विकास कार्यों को लेकर, लेकिन जो सड़कें बनाई गई, एक महीने में वो सड़कें खत्म हो गई। जो लेवल बनाया गया था पानी के डिस्पोजल को लेकर, वो लेवल पूरी तरह गलत था। तो ऐसे में ये तो नहीं कहूंगा कि पैसा नहीं खर्च किया गया, जबरदस्त जो पैसे का खर्च है वो विकास कार्यों के लिए लेकर किया गया, लेकिन क्वालिटी को लेकर बड़ा समझौता यहां पर किया गया। अब क्वालिटी को लेकर अगर समझौता हुआ है तो फिर समझना कहां मुश्किल है कि वो पैसा कहां गया और उसमें मिलीभगत किसकी होगी, ये समझना ज्यादा मुश्किल किसी के लिए भी नहीं है। तो यकीनन ये बात बड़ी है कि नायब सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि जो लोग जीत कर आए वो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो और भ्रष्टाचार पर लगाम लगातार बनी रहे। जो विकास कार्य नगर निगमों की तरफ से करवाए जाएं उसमें गुणवत्ता को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं हो, कमीशन खोरी ना के बराबर हो। ये कोशिश जरूर की जा सकती है, हालांकि ये संभव नहीं हुआ। सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, कोई भी इंजन हो, लेकिन कमीशन की एक पूरी व्यवस्था ऐसी बन चुकी है जिसमें नया कोई भी नेता जो कुर्सी पर बैठता है उस कमीशन के सिस्टम में शामिल हो जाता है, उसका परसेंटेज पहले से तय है और उससे परसेंटेज लेने में किसी भी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती। उस पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत यहां भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है। बिल्कुल देवेंद्र, मैनिफेस्टो का जिक्र भी कर लेते हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो 17 फरवरी को हाईकमान के पास भेजेगी प्रदेश कांग्रेस। आप सवाल की मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? नामों के साथ साथ
क्या कुछ वो वादे होंगे जिनका हम जिक्र महेश से भी कर रहे हैं और जो चर्चा के दरमियान कर रहे हैं कि वो वादे जो बीजेपी पूरे नहीं कर पाई निकाय चुनाव में बीते, हमने देखा जो सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बना, क्या वो भी शामिल किए जा सकते हैं इस मैनिफेस्टो में? देखिए सौरभ, नगर निगमों में, नगर इकाइयों में जो भी जहां भी 34 जगह पे चुनाव हो रहे हैं, जिनमें 8 नगर निगम है, 22 जगह नगर पालिकाएं और 4 जगह नगर परिषद है। कुल 34 निकायों के चुनाव है। लोग जिन जिन वजहों से परेशान है, जैसा हमने प्रॉपर्टी आईडी का, प्रॉपर्टी आईडी अभी खत्म नहीं हुई लेकिन पहले से रहा जरूर है, ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आप एक और बड़ी वजह बता रहा हूं, भ्रष्टाचार क्यों है। दरअसल जो ठेकेदार हैं नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में, नगर निगमों में, वो जो एक उनके लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती है, वो पैनल में हो, क्वालिफाइड हो। इस मामले में बहुत ज्यादा सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। पानीपत नगर निगम है, लेकिन मैं यहां देखता हूं जो अफसर होते हैं वो क्या होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं या नीचे काम करने वाले, जा ये टेंडर तू ले ले, मतलब जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती है उनके बारे में उनको ज्ञान नहीं होता। और वहां मेरे को लगता है मंत्री के कहने पे, विधायक के कहने पे, चलो यार ये काम इसको दे दो, ये इसको, इस तरह से काम होता है। जबकि पैनल में जो लोग होते हैं उनकी जो टेक्निकल उनकी काबिलियत है या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो पूरी नहीं करते, सिर्फ सिफारशी लोग होते हैं, उनको लाइसेंस मिल जाता है कि वो काम करेंगे, उनको काम नहीं करना था। ठेकेदार की कसौटी पर वो खड़े नहीं उतरते। होता क्या है, मैं यह पानीपत भी देखता हूं, विधायक की सिफारिश पर, मंत्री की सिफारिश पर, किसी और व्यक्ति, प्रभावी व्यक्ति की सिफारिश पर, यार ये चलो ये टेंडर इसको दे दो, ये इसको दे दो, ऐसे आपस में बांट लिए जाते हैं। और एक बात है, टेंडर में क्या होता है, शॉर्ट में लेस पे टेंडर लेते हैं। ठीक है, लेस में टेंडर लेते हैं, जैसे जो रेट टेंडर का है उसमें 10% कम पे लेने को तैयार होते हैं। तो ये मैकेनिज्म जो है देवेंद्र, ये मैकेनिज्म जो है इसको सुधारने के साथ साथ क्या पार्टी काम करेगी, और जो दावे तमाम सरकार कर रही है और जो सियासी दल कर रहे हैं, वो उसका अगर बात की जाए कितने सिरे चढ़ेंगे और धरातल पर कितने देखने को मिलेंगे, ये सवाल बरकरार है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।